नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास का सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और ये पार्ट 1 है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। पहला है, इतिहास क्या है। ऑप्शन ए, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अपकमिंग इवेंट्स। ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ प्रेजेंट इवेंट्स। या ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन डी, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन पास्ट। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो इतिहास है वो अतीत का अध्ययन करता है और अतीत का व्यवस्थित अध्ययन करता है और अतीत में हुए मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो इसको अगर हम एक लाइन में देखें तो इतिहास अतीत में मानव गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में हुए मानव गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन पास्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतिहास क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ऐतिहासिक स्रोत कितने भागों में विभाजित है। मैं बताना चाहूँगा इतिहास का लेखन जो है वो हमेशा सोर्स पर आधारित होता है। बिना सोर्स का इतिहास वो इतिहास नहीं कहलाएगा, वो साहित्यिक कहलाता है। तो इसलिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास लेखन में। तो देखते हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है 1 प्राइमरी सोर्स। ऑप्शन बी 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। ऑप्शन सी 3 प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इतिहास सोर्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स वह सोर्स है जिस पे कोई कमेंट्री नहीं किया गया हो, कोई व्याख्या नहीं किया गया हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होता है जो जिस प्राइमरी सोर्स पे जब कोई कमेंट्री मार देता है, कोई व्याख्या कर देता है, वो हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेकेंडरी सोर्स का रिसर्च थेसिस। रिसर्च के दौरान प्राइमरी सोर्स का प्रयोग किया जाता है, उस पर एनालिसिस किया जाता है, फिर उसका जो कंक्लूजन है एज ए थेसिस के रूप में मिलता है और उसको बोलेंगे वो थेसिस हो जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्सेस। और जो भी हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो सब आ जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्सेस में। सभी बुक सेकेंडरी सोर्सेस में आ जाएगा। ये टर्शियरी सोर्स क्या है? जैसे डिक्शनरी हो गया, इंडेक्स हो गया, या हैंडबुक हो गया, विकिपीडिया हो गया, कोई भी लिस्ट हो गया, ये आपका टर्शियरी सोर्स में आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय इतिहास को भारतीय इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन सा हो जाएगा? एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया। भारतीय इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। मैं बताना चाहूंगा इतिहास जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इतिहास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअस इवेंट्स है, इसे हम बांट नहीं सकते हैं। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को टुकड़ों में बांटना पड़ता है और इसलिए इतिहासकारों ने कोई भी इतिहास हो, चाहे भारत के इतिहास हो, चाहे कोई भी विश्व का इतिहास हो, वो अध्ययन की दृष्टि से इसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में बांटा गया है। हाँ, हो सकता है सबका टाइम पीरियड अलग अलग होगा। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये भारतीय इतिहासकार द्वारा, ये याद रखिएगा। आगे देखते। आगे है, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल के अनुसार भारतीय इतिहास को कितना भागों में विभाजित किया गया है। ये जेम्स मिल के द्वारा भी भारतीय इतिहास हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, ये जेम्स मिल का विभाजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं बताना चाहूंगा जो जेम्स मिल का किताब 1817 ईस्वी में पब्लिश हुआ, किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसी किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट करके देखा है। और कौन कौन से भागों में? वो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। इसे भी याद रखिएगा, जेम्स मिल के द्वारा 3 भाग में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और उसका किताब का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। और उस किताब का क्या नाम था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसे भी याद रखिएगा। आगे देख। आगे है, सिक्के, शिलालेख, हड्डी, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब उदाहरण है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के, यानी कि पुरातात्विक सोर्स के उदाहरण है। जो प्राइमरी सोर्स है वो या तो लिटरेरी सोर्स हो सकता है या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है। लिटरेरी करने का मतलब है साहित्यिक सोर्स। तो ये सिक्का, अभिलेख और हड्डी ये आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण इत्यादि, ये किसके उदाहरण है?
ये उदाहरण है लिटरेरी सोर्स के, यानी कि साहित्यिक सोर्स के। इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक या इसमें से कोई नहीं। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई परीक्षा में ये पूछेगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूमिस्मेटिक। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफी, मॉन्यूमेंट या इसमें से कोई नहीं। शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिलालेख का मतलब होता है शिलों पर लेख, यानी कि शिल मतलब पत्थर होता है, पत्थरों पर लेख। तो इसका अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्थर है और पत्थर पे लिखा हुआ है, और इसी लिखा हुआ को अध्ययन करना ही अभिलेख कहते हैं। हिंदी में अभिलेख बोलते हैं और इंग्लिश में एपिग्राफी बोलते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इतिहास में किसी वस्तु के आयु निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? C12 कार्बन डेटिंग, C14 कार्बन डेटिंग, C11 कार्बन डेटिंग या इसमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, C14 कार्बन डेटिंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।